वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग संविधान की प्रस्तावना जिसे कि उद्देशिका भी के बारे में समझेंगे। इंग्लिश में प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि यहाँ कन्फ्यूजन भी होती है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रस्तावना को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, चीज़ें पता नहीं चलती कि कौन सा तथ्य याद रखना है, कौन सा तथ्य इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रेम्बल से जुड़े एक एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्रस्तावना है क्या। तो ये संविधान का परिचय है। परिचय का मतलब संविधान में चीज़ें किस प्रकार से होंगी ये प्रस्तावना में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट पूछे जाते हैं। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहते हैं, ये के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया था। इसके बाद संविधान की आत्मा, इसे संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। और संविधान का परिचय पत्र ये N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में डायरेक्ट कि राजनीतिक जन्मपत्री या राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है। तो ये कहा है किसने, के.एम. मुंशी ने। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला। अब संविधान का की जो प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से है। तो देखिए प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के द्वारा अपनाया गया, मतलब जो अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना को स्वीकार किया। तो जो भारत में प्रस्तावना का विचार आया ये भी अमेरिका से आया, तो इसका विचार अमेरिका से है। इसका आधार क्या रहा है, तो इसका आधार रहा है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ रखा है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपने पीछे देखा था और संविधान सभा ने इसको स्वीकार भी किया था। तो इसका बेस यही बना है। अब जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, मतलब प्रस्तावना जिस प्रकार से लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भाषा ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने। इसका विचार अमेरिका से है। आधार उद्देश्य प्रस्ताव, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है यही इसका उद्देश्य है, मतलब आधार है। भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से सेलेक्ट की गई। अब प्रस्तावना का बनना, प्रस्तावना का बनना मतलब प्रस्तावना का तैयार होना। तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था। ये द्वितीय वाचन था। देखिए जब संविधान का वाचन चल रहा था, 3 वाचन होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। इसमें द्वितीय वाचन काफी लंबा चलता है। तो द्वितीय वाचन का जो अंतिम दिन होता है इसी दिन प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। अब इसके बाद समझिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ धाराओं को लागू कर दिया गया। तो प्रस्तावना उस दिन लागू हुआ या नहीं लागू हुआ, तो इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने यह सुझाव दिया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा, तो इसी दिन प्रस्तावना को भी लागू किया जाना चाहिए। तो प्रस्तावना ये 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। आगे यहाँ पर अब देखिए प्रस्तावना है क्या ये समझिएगा। तो यहाँ पे दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। भारत को क्या बनाएंगे, देखिए संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। देखिए एक बार पूरा देख लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे जिससे भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो। अब देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता इसके प्रकार बताए गए जिससे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। तो ये पूरा प्रस्तावना है। तो अब एक एक पॉइंट के बारे में समझते हैं। देखिए प्रस्तावना में क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग लिखा गया। भारत को एस मतलब सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब है संप्रभु, संप्रभु का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो स्वयं का प्रभु होगा। स्वयं का प्रभु मतलब खुद का मालिक होगा, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी तथ्य पर किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ये एक समाजवादी देश होगा। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का मतलब हो जाएगा कि सभी पंथ, सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे, ऐसा देश बनाएंगे। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब ये लोकतंत्र होगा, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं रहेगा। और रिपब्लिक मतलब गणराज्य बनाएंगे, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो चुनाव के द्वारा आएगा। तो भारत को ऐसा राष्ट्र बनाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे भारत के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय किस प्रकार का, 3 प्रकार का देख सकते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार के भी आगे समझेंगे और समानता 2 प्रकार की समानता प्राप्त हो। देखिए न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी मतलब जो स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है।
आगे देखिए समानता, समानता दो प्रकार का है। प्रतिष्ठा जिसे कि स्टेटस कहते हैं, इसमें समानता होगी, और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी की समानता प्राप्त हो। जब ये सब चीजें मिलेंगी तो व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, राष्ट्र में एकता आएगी और अखंडता का भी निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि प्रस्तावना क्या क्या बताती है। तो प्रस्तावना बताती है संविधान के प्रकृति के बारे में, मतलब संविधान कहने का मतलब जो भारत देश होने वाला है उसकी प्रकृति के बारे में। तो भारत संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य देश है। और यहाँ पे शक्ति का स्रोत किसके पास है? तो शक्ति का स्रोत पूर्णतः जनता के पास है, भारत की जनता के पास। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है और गणराज्य है, मतलब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल होने वाली है, और जो प्रेसिडेंट होने वाला है, ये सब इलेक्शन के माध्यम से आएंगे, मतलब चुने जाएंगे। मान लीजिए एक प्रधानमंत्री है जो जनता के मन का नहीं, तो अगले 5 वर्ष के बाद जब पुनः चुनाव होंगे तो जनता उसे नहीं लोकतंत्र में, मतलब जो सरकार है सरकार में नहीं लाएगी। उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना का उद्देश्य, मतलब जो भारत का संविधान है इसका उद्देश्य भारत की जनता को न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना और समानता दिलाना। एक लागू तिथि याद रखना है, कब ये लागू है? तो 26 नवंबर 1949, ये जरूर याद रखिएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया, समाजवादी। अब समाजवादी क्या है? देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, यहाँ के माध्यम से जुड़ा है, मतलब समाजवादी शब्द पहले नहीं था, इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो भारतीय समाजवाद है ये लोकतांत्रिक है, न कि साम्यवादी। मतलब भारत का जो समाजवाद होने वाला है ये लोकतांत्रिक है, और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होगा, ये समाजवादी का तात्पर्य। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा समझिएगा, समाजवादी शब्द ये एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है। अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझना है तो 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। जैसे देखिए ये अर्थव्यवस्था 4 प्रकार की कौन कौन से? पहला है उदारवादी, उदारवादी मतलब लिबरल, दूसरा है मार्क्सवादी, तीसरा है समाजवादी और चौथा है साम्यवादी। देखिए ये सब इसके जनक है। उदारवादी व्यवस्था जॉन लॉक ने दिया था, मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स ने दिया, समाजवादी लेनिन ने दिया, और माओ त्से ने साम्यवादी दिया। उदारवादी का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है ये सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो, मतलब सरकार का अर्थव्यवस्था पर कोई भी नियंत्रण नहीं होने वाला, ये कहता है उदारवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था। जो मार्क्सवादी व्यवस्था ये कहता है जनता में पैसा बराबर बांट दो, मतलब जो भी अर्थव्यवस्था है वो मतलब जिसके पास ज्यादा है उससे लेके जनता को दिया जाए। समाजवादी ये कहता है कि सरकार का नियंत्रण हो, मतलब अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो, कहने का मतलब सरकारी चीजें चलती रहे। जैसे देखिए भारत में सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी बैंक है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण है। साम्यवादी ये कहता है कि कम्युनिटी के अधीन, मतलब कोई कम्युनिटी रहेगा उसी के अधीन पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी? ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और ये भी याद रखिएगा लोकतांत्रिक समाजवादी है, न कि साम्यवादी समाजवादी। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए अब पंथ निरपेक्ष दो सब समझिए। एक ऐसे कहा जाए कि पंथ निरपेक्ष का मतलब हम किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो पंथ निरपेक्ष नहीं है। देखिए सभी धर्म समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सब एक समान है, ये होता है पंथ निरपेक्ष। अब ऐसा नहीं कि कोई धर्म नहीं है, ये तथ्य नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में सभी धर्मों की समान मान्यता है। ऐसा नहीं कि भारत धर्म को नहीं मानते। जैसे समझिए कोई, जैसे पाकिस्तान की बात करें, अब पाकिस्तान में इस्लाम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर ऐसे कह लीजिए कोई इस्लामिक देश है, मतलब वहाँ पे उसका एक अपना कानून है कि ये इस्लामिक नियम के अनुसार चलेगा। अब भारत ऐसा नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सभी धर्म समान है, मतलब हिंदू के पास जितनी पावर उतनी पावर मुस्लिम के पास है, उतनी सिख के पास उतनी ईसाई के पास है, सब समान है। अब ऐसा तो नहीं कोई धर्म नहीं, ये चीज़ याद रखना है। अब आगे यहाँ पे क्या दिया, लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन, मतलब जो सरकार होगी वो निर्वाचित होगी, चुन करके आएगी। गणराज्य का मतलब होता है जो देश का प्रमुख, प्रमुख का मतलब राष्ट्रपति, ये भी निर्वाचित होने वाला है। अब ये चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित हो या फिर अप्रत्यक्ष। अब अगला पॉइंट ये आता है क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये जरूर याद रखिएगा। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचा नहीं बदल सकती, ये भी पॉइंट याद रखना। अगर कभी प्रश्न बने कि क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, तो हाँ हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये वाला पॉइंट देखिए, जो ये हम लोगों ने देखा है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवाद, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा है, तो अब समझिए अगर ऐसा हो कि प्रस्तावना में कोई संशोधन करके ये कहा जाए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना में हम पंथ निरपेक्ष है, ये चीज कहा गया है। तो अब आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर इसे तो नहीं बदल सकते। जो आपने लिखा है संप्रभु हो गया,
समाजवाद हो गया, इसके बाद पंथ निरपेक्ष हो गया, गणराज्य हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आगे देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस पे दो फेमस केस हुए। एक बेरुवारी केस 1960 में, इसमें कहा गया कि नहीं है, अतः इसमें संशोधन संभव नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, इसमें कहा गया कि यह संविधान का आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग मतलब यह संविधान की आत्मा है, आत्मा दिखता नहीं, अंदर है, अतः संशोधन तो हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं बदला जा सकता। जो समाजवादी, संप्रभु, ये सब कहा गया, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्लास ली जिसमें हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लिया है। ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार से कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप किसी भी एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वनडे का एग्जाम हो, अगर आप उसको कंप्लीट तैयार करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।